Welcome to this session. So in today's session we are going to discuss our unit number 9 of I and IFS MCQ session. So this is our live session and we will discuss MCQs based on unit number 9 of I and IFS. So let's start our discussion. The topic is International or Economic Organization, and in this topic we are some of the organization like World Bank, IMF detail we will discuss. So friends, welcome to this session. So in today's session we are going to discuss our unit number 9 of I and IFS MCQ session. So this is our live session and we will discuss MCQs based on unit number 9 of I and IFS. So let's start our discussion. The topic is International or Economic Organization, and in this topic we are some of the organization like World Bank, IMF detail we will discuss. So friends, ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग MCQs के बेसिस पे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन. सो बिफोर बिगिनिंग दिस सेशन लेट मी टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ डेली क्विजेज एंड मॉक टेस्ट. सो फ्रेंड्स, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे डेली क्विजेज कंडक्ट किए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और मॉक टेस्ट जो कि पेड है, जो कि वीकली कंडक्ट किया जाता है. डेली क्विजेज में दोस्तों आपको मैकमिलन बुक पेज वाइज क्वेश्चन मिलते हैं. प्रत्येक पेज से दोस्तों आपको 5 से तो आपके जैसा एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के होते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे उसे हमारे ऐप पे प्रैक्टिस कर सकें. ये दोस्तों इसको आप जो हमारे पेड मेंबर हैं उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, और जो फ्री मेंबर है उनके लिए वन टाइम अटेम्प्ट है. तो यदि आप भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो हमारे पेड मेंबर को सब्सक्राइब कर लें. पेड सब्सक्रिप्शन को में इनरोल हो जाए दोस्तों, तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट में दोस्तों आप एक ही टेस्ट को बहुत बार दे सकते हैं. जैसे आप मान लीजिए कि पहली बार आपने दिया तो आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ, तो अगली बार आप उसे सुधार सकते हैं. राइट, तो दिस इज द मेन पर्पस. और दोस्तों हर एक पेज से 5 से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन आपका होना चाहिए. ये यूनिट वाइज क्विजेस में दोस्तों आपको यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं. यदि पेज वाइज प्रिपेयर करना है तो डेली क्विजेस दें, यूनिट वाइज प्रिपेयर करना है तो यूनिट वाइज क्विजेस दें, यदि मॉड्यूल वाइज प्रिपेयर करना है तो मॉड्यूल वाइज टेस्ट दें, और एक फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों. यानी कि आपको हर एक प्रकार से प्रिपेयर किया जा रहा है आगामी जीआईबी के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो पेज वाइज हो, यूनिट वाइज हो, मॉड्यूल वाइज हो, या अनलिमिटेड अटेम्प्ट. और दोस्तों जो हमारे पेड मेंबर है उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है. आप चाहे तो जितनी बार टेस्ट दे सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आपकी कितनी गलत है कितनी सही है. तो जरूर इस टेस्ट का लाभ उठाएं. कैसे लाभ उठाना है दोस्तों? तो फ्रेंड्स आप इसके माध्यम से अपने सिलेबस को टाइमली फिनिश कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और ऐप में जाके ये ऐप का लिंक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ. डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और फिर डेली क्विजेस को देना शुरू कर दें. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. पूछा जा रहा है कि इंडियन मॉनेटरी फंड का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है. दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दूं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि वो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को फॉस्टर करेगा. क्या फॉस्टर करेगा दोस्तों? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन. राइट. और दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, और हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा. तो आईएमएफ का 3 मेजर फंक्शन है. पहला फंक्शन है दोस्तों कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसे मॉनिटर करना. राइट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मॉनिटर करना यानी कि जो आईएमएफ है वो क्या करते हैं, हमारे जो मेंबर्स कंट्री हैं, इनके जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉनिटर करते हैं और उन्हें एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जाए. इससे क्या होता है कि ये इंश्योर किया जाता है कि कंट्री जो है अपने इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए ऑन ट्रैक है और फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड कर रही है. तो ये पहला पॉइंट हुआ कि प्रमोटिंग ओवरसीइंग मॉनिटरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इट्स लैंडिंग टू कंट्री विद बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम. यानी दोस्तों कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली वहाँ पे लैंड करना ये भी हमारा मेन मोटिव है इस पार्टिकुलर का. तो जो आईएमएफ जो है क्या करती है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करती है. कि क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है. कहाँ लोन प्रोवाइड करती है? कंट्रीज़ में लोन प्रोवाइड करती है. प्रोवाइड लोन टू द कंट्रीज़ जो कि टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यानी बीओपी को फेस कर रहे हैं. तो ये जो लोन है वो कंट्री को हेल्प करती है अपने अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने में और डेब्ट में डिफॉल्ट होने को अवॉइड करने में. तीसरा है कैपेसिटी डेवलपमेंट. राइट. कैपेसिटी डेवलपमेंट ये भी तीसरा फंक्शन है. इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आईएमएफ है या आईएमएफ क्या करती है कि ये टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि कंट्री अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन कर सके. तो तीसरा होता है कैपेसिटी डेवलपमेंट. तो कहने का मतलब 3 मेजर फंक्शन है. पहला है दोस्तों सर्विलियंस. यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को जरा देखते हैं.
सर्विलियंस ऑवर मेंबर इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने मॉनिटर किया, राइट। तो आईएमएफ मॉनिटर करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसकी, मेंबर कंट्रीज़ की, और उसे एडवाइस प्रोवाइड करती है कि कैसे उसे इम्प्रूव करें। तो इससे दोस्तों ये इंश्योर कर क्या रहता है कि कंट्री जो है ऑन ट्रैक में अपने इकोनॉमिक गोल और फाइनेंशियल क्राइसिस को अचीव करने में। दूसरा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा है फाइनेंसिंग टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। तो आईएमएफ जो है लोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को, राइट, जो कि टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो लोन है इससे कंट्री स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने इकोनॉमीज़ को, और लोन अपने डेट पे डिफॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों स्ट्रेंथनिंग, देखिए ये कॉम्बैटिंग पॉवर्टी वाला नहीं है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। हाई इनकम कंट्रीज में पॉवर्टी को कॉम्बैट करना ऐसा कोई आईएमएफ का रोल है नहीं। हाँ, ये मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। आईएमएफ जो है स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, कॉपरेशन को प्रमोट करता है कंट्रीज के बीच में, और एक फोरम प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे पहला ऑप्शन है कि इस मेंबर्स इकोनॉमिक कंट्री में सर्विलेंस करना, तो आईएमएफ जो है डेटा कलेक्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने मेंबर कंट्री का, और उसे एनालाइज करता है उस डेटा को, ताकि पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके ग्लोबल इकोनॉमी में। दूसरा आपको मैंने बताया कि फाइनेंसिंग टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आईएमएफ जो है लोन प्रोवाइड करता है वैसे कंट्री को जो कि टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑप्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो लोन है वो कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने इकोनॉमीज़ को स्टेबलाइज कर सकें और अपने डेट पे डिफॉल्ट को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, तो आईएमएफ जो है स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, कॉपरेशन को प्रमोट करता है कंट्रीज़ के बीच में, एक फोरम प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके। तो दोस्तों ये 3 मेन फंक्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड डी। जेआईवी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आगामी अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं परफेक्ट सॉल्यूशन लाया हूँ। हमारा जो एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान है चारों सब्जेक्ट्स का, INIFS, AFM, PPB, RBWM, उसको डिज़ाइन ही किया गया है इस तरह कि इसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेस, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मैं डेली क्विजेस की बात कर रहा हूँ, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज मंथली आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलता है, और फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, डेली क्विजेस, यूनिट वाइज वीकेंड क्विज, मॉड्यूल वाइज मंथली टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको फुल्ली प्रिपेयर बना देगा आगामी जेआईवी के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलता है। प्रत्येक मॉक टेस्ट का, प्रत्येक क्विजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन PDF वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है, जो कि हमारे ऐप के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेब प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। मात्र 200 रुपये में दोस्तों आप हमारे जेआईवी एंड सीआईबी मेड सिंपल ऐप के क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ड करेंसी एसेट क्या होता है, इसको आप कन्वर्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको SDR के बारे में बताता हूँ। SDR क्या होता है? SDR एक तरह का इंटरनेशनल रिजर्व है, ठीक है। इसका आंसर है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट, राइट। तो बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल रिजर्व है जिसको क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? IMF के द्वारा। किसने क्रिएट किया है? IMF ने क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये फिजिकल करेंसी नहीं होता है, ये एक बुक कीपिंग एंट्री होता है जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के लिए। तो SDR को क्या माना जाता है? हार्ड करेंसी माना जाता है। व्हाट इज SDR? SDR इज कंसिडर्ड हार्ड करेंसी, राइट। क्योंकि हार्ड करेंसी एसेट क्यों माना जाता है? बिकॉज दे आर बैक्ड बाय करेंसी ऑफ IMF। तो देखिए IMF के जो मेंबर्स हैं, IMF के जो मेंबर्स हैं, तो ये लोग बैक करते हैं, राइट, बिकॉज दे आर बैक बाय द करेंसीज ऑफ IMF मेंबर कंट्रीज। IMF मेंबर कंट्रीज जो हैं ये बैक करते हैं, इसीलिए SDR को हार्ड करेंसी एसेट माना जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो ऑप्शंस लिखा हुआ है CDR, MDR, तो ये सभी दूसरे तरह के करेंसी होते हैं जिन्हें हार्ड करेंसी नहीं माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बैक किए जाते हैं IMF मेंबर के कंट्री करेंसीज से। देखिए CDR के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। CDR क्या होता है दोस्तों? CDR होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक इशू करती है, राइट। तो कमर्शियल बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है उसे हम लोग CDR कहते हैं। फिर दोस्तों ये जो है IMF के करेंसीज IMF के मेंबर के करेंसीज के द्वारा बैक नहीं किया जाता। SDR दोस्तों आपको पता ही है, तो SDR एक तरह का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है जो कि IMF क्रिएट करती है, राइट। और ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ये हार्ड करेंसी नहीं है, राइट, सॉरी,
ये फिजिकल करेंसी नहीं है, दिस इज़ हार्ड करेंसी। और दोस्तों ये एक रैदर बुक कीपिंग एंट्री है जिसको एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज में। और एसडीआर को हार्ड करेंसी माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें आईएमएफ मेंबर के जो कंट्रीज़ होते हैं ना, आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा बैक किया जाता है ये। और एमडीआर दोस्तों, एमडीआर एक मॉनेटरी डिनोमिनेटेड राइट होता है। एमडीआर का फुल फॉर्म याद रखिए, मॉनेटरी। व्हाट इज़ एमडीआर एंड व्हाट इज़ एसडीआर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसडीआर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है। तो यस, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि भारत जो है 44 कंट्री में से एक कंट्री था जिसने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को साइन किया था। क्या साइन किया दोस्तों? ब्रेटन। देखिए मैं आपको हिस्ट्री समझाता हूँ कि ये बेसिकली कैसे हुआ था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को साइन किया था कब? 1944 में। तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ 44 कंट्रीज दैट साइन द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इन 1944। और ये दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है ना, इसने ही आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया था, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट आईएमएफ वाज इस्टेब्लिश्ड। तो भारत जो है आईएमएफ का तब से मेंबर रहा है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है, दैट इज ट्रू। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रेटन वुड्स ऑफ आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि इनमें से हमारा जो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एक्स ऑफिसियो गवर्नर है बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ। यानी दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये होते हैं हमारे एक्स ऑफिसियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर ऑफ आईएमएफ, राइट। सो ही इज़ ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आईएमएफ, बिना उन्हें कोई फॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होने से, ठीक है। देखिए बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। कॉर्पोरेट मिनिस्टर या आपके जो कॉमर्शियल मिनिस्टर, इनका कोई रोल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भारत का जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें कैसे कंट्री का फाइनेंस को मैनेज किया जा रहा है। तो आईएमएफ आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करे आईएमएफ में और इंश्योर करे कि भारत का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो आईएमएफ के लैंडिंग क्राइटेरिया से शुड बी कंसिस्टेंट, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट वेयर द रीजन फॉर लेसन द रिलायंस ऑन एसडीआर एज अ ग्लोबल रिजर्व एसेट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका थोड़ा हिस्ट्री। देखिए आपको मैंने भाई बताया ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, राइट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो इसका जो कोलैप्स हुआ, ये कोलैप्स कर गया, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कोलैप्स कर गया। कब कोलैप्स कर गया? 1973 में। इस कारण से दोस्तों एसडीआर का जो यूज़ था वो डिक्लाइन हो गया। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक सिस्टम था, ये सिस्टम था किस चीज़ का? फिक्स एक्सचेंज रेट का। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये सिस्टम था दोस्तों फिक्स एक्सचेंज रेट का, जो कि किस पे बेस्ड था? दिस वाज बेस्ड ऑन यूएस डॉलर। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम था जो कि यूएस डॉलर पे बेस्ड था। इस सिस्टम के कोलैप्स के कारण दोस्तों हमारा शिफ्टिंग हो गया फिक्स से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो फिक्स से फ्लोटिंग में दोस्तों ये शिफ्ट हो गया। तो जिस कारण से एसडीआर जो है कम अट्रैक्टिव हुआ रिजर्व एसेट के रूप में। तो ये जो मेजर करेंसी का जो शिफ्टिंग था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, इस कारण से दोस्तों एसडीआर का जो यूज है, एसडीआर का यूज क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, राइट। सो ये जो शिफ्टिंग है मेजर करेंसीज का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, दिस लेड टू डिक्लाइन इन द यूज ऑफ एसडीआर। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब आप समझते हैं ना? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि करेंसी का जो वैल्यू है वो मार्केट फोर्स डिटरमाइन करेगी। कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट फोर्स डिटरमाइन करेगा, राइट। और गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा यहाँ पे। इस कारण से ये डिफिकल्ट हो गया कंट्रीज़ को कि वो एसडीआर को यूज़ करे ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन कर सके। तो जो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों? कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द शिफ्ट ऑफ मेजर करेंसी टू द फ्लोटिंग रेजिम। तो ये बोथ 1 और 2 है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया कर रहा है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट क्राइटेरिया ये रीज़न नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि कंट्री मीट करते हैं ताकि वो आईएमएफ के लोन ले सकें। तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को इम्पैक्ट नहीं पड़ा ऑन द यूज ऑफ यूएसडीआर, ठीक है।
तो इसमें आपने पॉइंट समझा। पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि कोलैप्स होना, किसका कोलैप्स होना, ब्रेटन वुड्स का कोलैप्स होना। कब, 1973 में। तो ब्रेटन वुड्स आपको पता था कि ये सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट का, जो कि यूएस डॉलर पे बेस्ड था। लेकिन इस सिस्टम का कोलैप्स होने के कारण दोस्तों क्या हुआ, एसडीआर का जो यूज़ था वो डिक्लाइन हो गया ग्लोबल रिजर्व एसेट में। और एसडीआर को पहले डिज़ाइन किया गया था कि वो सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा एग्जिस्टिंग रिजर्व एसेट का। लेकिन जैसे ही ये कोलैप्स हुआ, इस कारण से एसडीआर जो है रिजर्व एसेट के रूप में लेस अट्रैक्टिव होने लगा। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, शिफ्ट ऑफ मेजर करेंसी टू द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। इसमें क्या था दोस्तों कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब कि करेंसी का जो वैल्यू है वो मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। इससे दोस्तों ये डिफिकल्ट हो गया कंट्रीज को कि वो एसडीआर को यूज करे ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन कर सके। एसडीआर को आप यूज कर सकते हैं किस लिए, करेंसीज को बाय करने के लिए। एसडीआर कैन बी यूज टू बाय करेंसी और सेल करेंसी, लेकिन दोस्तों इसे वाइडली यूज नहीं किया जाता है अदर रिजर्व एसेट के रूप में। नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट क्राइटेरिया है। एक्सपोर्ट क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशंस होते हैं जो कि कंट्रीज को मीट करने पड़ते हैं ताकि वो आईएमएफ के लोन को रिसीव कर सके। तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया कोई इंपैक्ट नहीं था दोस्तों ऑन रिजर्व एसेट में। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 1 and 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि एसडीआर बास्केट को रिव्यू किया जाता है कि हर एक कितने साल में। So this is the question that have been asked. SDR basket is reviewed after how many year? So friends, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड समझा दूं। देखिए IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो SDR का जो बास्केट है, SDR बास्केट का कंपोजिशन, इसे रिव्यू करता है हर एक 5 साल में, एवरी 5 years, राइट। तो ये जो रिव्यू है इसे कंडक्ट किया जाता है ताकि इंश्योर कर सकें कि बास्केट जो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसीज को रिफ्लेक्ट करे। तो आपको मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ। देखिए एसडीआर करेक्ट आंसर है इसका 5 साल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 5 साल मतलब क्या होता है कि एसडीआर बास्केट को हर एक 5 साल में रिव्यू किया जाता है। जब से इसको 1900 देखिए क्रिएट किया कब क्या गया, 1970s में, तब से लेके हर एक 5 साल में इसे रिव्यू किया जाता है। आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इन्होंने रिव्यू पीरियड को चेंज करने का अभी तक डिसाइड नहीं किया है। चलिए होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। अब दोस्तों यदि आप जेआईबी के लिए टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास प्लान्स हैं आपके लिए। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इसमें आपको 5 ऑफर्स मिल रहे हैं, 5 कंटेंट मिल रहे हैं। पहला वीडियोस, दूसरा पीडीएफ, तीसरा मॉक टेस्ट, चौथा डेली क्विज और 5वां दोस्तों आपको in the fifth you are going quick revision session। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल रही है दोस्तों। इसका कॉस्ट आपको ₹500 पर सब्जेक्ट है और ₹2000 फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्लान, प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्लान। ओके, एंड दोस्तों हमारा ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जेआईबी एंड सीआईबी के प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एसडीआर का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है, राइट। मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इन द एसडीआर बास्केट। दोस्तों एसडीआर बास्केट जो है, मैं आपको समझा दूं, एसडीआर बास्केट के अंदर 5 करेंसीज होते हैं, राइट। सो पहला करेंसीज होता है यूएस डॉलर। ओके, दिस इज द फर्स्ट करेंसी। दूसरा करेंसी होता है दोस्तों यूरो। तीसरा करेंसी होता है हमारा जापानीज येन। और चौथा करेंसी होता है दोस्तों हमारा पाउंड स्टर्लिंग। और 5वां करेंसी होता है दोस्तों चाइनीज रेन मिनबी। ओके, तो दीज आर द 5 करेंसी। तो प्रत्येक करेंसी का जो वेट है एसडीआर बास्केट में, ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिसाइड करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो कर रहा है कि वीकली बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, तो एसडीआर का वैल्यू पहले वीकली डिटरमाइन किया जाता था 1970 से लेकर 1999 तक, 1999 तक, ठीक है। लेकिन आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे डेली बेसिस पे 2000 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे एसडीआर का वैल्यू डेली डिटरमाइन किया जाता है, मतलब एसडीआर का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है डेली बेसिस पे। डिपेंड इस बात पे करता है कि करेंसी का मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है एसडीआर के बास्केट में। मंथली गलत है, ईयरली गलत है, राइट। सो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया कि क्यों इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि जो भी करेंसी एसडीआर बास्केट में इंक्लूड होता है उन्हें कौन सा क्राइटेरिया मीट करना होता है। देखिए जो भी करेंसीज हमारे एसडीआर बास्केट में इंक्लूडेड हैं उन्हें कुछ 2 क्राइटेरिया मीट करना होता है। व्हाट आर दो 2 क्राइटेरिया? फर्स्ट इज एक्सपोर्ट क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सपोर्ट क्राइटेरिया इंश्योर करता है कि जो भी करेंसी एसडीआर
मार्केट में इंक्लूडेड है वो उन कंट्रीज से हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में, राइट। तो बेसिकली एक्सपोर्ट क्राइटेरिया ये इंश्योर करता है कि जो करेंसीज एसडीआर में है वो सब उन्हीं कंट्रीज़ के हैं। तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया दोस्तों दो फैक्टर पे बेस्ड होता है। पहला फैक्टर होता है दोस्तों कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट का करंट कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसका क्या वैल्यू है, और दूसरा फैक्टर है कि शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का शेयर क्या है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में। तो ये दो चीज़ पे हमारा एक्सपोर्ट क्राइटेरिया बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। क्या मतलब हुआ, ये जो फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया इंश्योर करता है कि जो करेंसी एसडीआर बास्केट में इंक्लूडेड है वो वैसा करेंसी है जिसको इंटरनेशनल ट्रेड में वाइडली यूज किया जा रहा है। मतलब जो भी आप करेंसीज को इंक्लूड कर रहे हैं वो ये वाइडली यूज किया जा रहा है कहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट। तो ये हमारा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया है। ये फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया दोस्तों कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, किस एक्सटेंट तक एक करेंसी को यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, डेप्थ क्या है, लिक्विडिटी क्या है फॉरेन एक्सचेंज का, और स्टेबिलिटी क्या है, राइट, एंड व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी वैल्यू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा बोथ ऑफ द एबव। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। देखिए एक्सपोर्ट क्राइटेरिया एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये इंश्योर करता है कि जो भी करेंसी एसडीआर बास्केट में है वो ऐसे कंट्रीज़ का है जिसका सिग्निफिकेंट रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में। ये हमारा एक्सपोर्ट क्राइटेरिया है। और फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा करेंसी एसडीआर बास्केट में है वो करेंसी है जिसको वाइडली यूज किया जा रहा है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। ओके, इट इज़ वाइडली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो बोथ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एसडीआर का कौन सा क्राइटेरिया है जिसको फंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फंड करने के लिए। तो बताइए एसडीआर कौन सा क्राइटेरिया को यूज करते हैं आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, प्लीज टेल। सो ऑप्शन इज एक्सपोर्ट। अभी मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताया था, राइट, वी हैव जस्ट डिस्कस दोज टू क्राइटेरिया। नाउ विच क्राइटेरिया इज यूज टू फंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्लीज टेल द आंसर। ऑप्शंस आर एक्सपोर्ट क्राइटेरिया, फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया, नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये एक्सपोर्ट क्राइटेरिया क्या होता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फंडिंग के लिए कौन से क्राइटेरिया को यूज किया जाएगा। सो काइंडली गो थ्रू दैट डिस्कशन एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू। देखिए एक्सपोर्ट क्राइटेरिया के अंदर क्या होते हैं, आईएमएफ मेंबर जो है अपने एसडीआर को यूज करते हैं। मैं आपको समझा दूं, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया के अंदर जो आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो क्या यूज करते हैं, एसडीआर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं एसडीआर को, ताकि अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को सेटल कर सकें। तो जो भी इनका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको सेटल करने के लिए ये एसडीआर को यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जिनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है वो अपने एसडीआर को यूज करते हैं करेंसी को बाई करने के लिए दूसरे कंट्री का जिसके पास डेफिसिट है। कुछ के पास सरप्लस है, कुछ के पास डेफिसिट है, तो ये इनसे खरीदते हैं एसडीआर। ये तो हमारा एक्सपोर्ट क्राइटेरिया होगा। फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया में क्या बताया कि आईएमएफ मेंबर जो है अपने एसडीआर को यूज करते हैं ताकि फ्रीली यूजेबल करेंसीज को परचेज कर सके आईएमएफ से। इसका मतलब कि जे कंट्री को जिसे एक्वायर करना है फ्रीली यूजेबल करेंसी वो कर सकते हैं अपने एसडीआर को आईएमएफ से एक्सचेंज करके। तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया बताए थे ना, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फंड करने के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि कंट्री जो एसडीआर को यूज कर रही है वो सिग्निफिकेंट रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में। और फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया दोस्तों मैंने बताया था कि कंट्री जो एसडीआर को यूज कर रही है उनके पास एक्सेस है वैसे करेंसी का जिसको इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज किया जा रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ द अबव। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होते हैं ये कलेक्शन होते हैं कितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, देयर आर 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो देखिए IBRD सही जवाब है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर for D. Okay, option number D is the correct answer to this particular question. Friends, this is our app JIB and CIB Made Simple. You can just go to Play Store and just you can search JIB and CIB Made Simple. You can get the app link.
एंड यू कैन ऑल्सो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर भी आप ये ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर ले, फ्री ऐप है। इसमें आप डेली यहाँ पे इस सेक्शन में जाएँ, यहाँ पे फ्री क्विजेस पे अटेम्प्ट करें। डेली मैं आपको फ्री क्विजेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट करें, अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैंक जो है इंटरेस्ट लोन टू मेंबर नेशन एंड ग्रांट टू द पुअरेस्ट कंट्री, क्या सही आंसर होगा बताइए। सो द बैंक मेक इंटरेस्ट लोन, सही जवाब है दोस्तों इसका लो इंटरेस्ट लोन। बैंक जो है लो इंटरेस्ट लोन देती है मेंबर नेशन को और ग्रांट प्रोवाइड करती है पुअरेस्ट कंट्री को। एक्सेप्ट फॉर डैश इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 ऑफ द 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये सभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपोनेंट के नाम लिखा गए हैं, किसका इंडिया मेंबर नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन को देखते हैं, IBRD, WTO, ICSID और IDA। तो दोस्तों इसमें देखिए IBRD और WTO और IDA इन तीनों का भारत मेंबर है, लेकिन ये ICSID का भारत मेंबर नहीं है। 1966 में क्या फॉन्ड किया गया ताकि लीगल डिस्प्यूट को मेडिटेट कर सके और रिजॉल्व कर सके इंटरनेशनल इन्वेस्टर और स्टेट में। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर में या स्टेट में यदि मान लीजिए कोई लीगल डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वाज लॉन्च, दिस इज द क्वेश्चन। तो बताइए क्या फॉन्ड किया गया, IBRD, WTO, ICSID। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ICSID। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे वर्ल्ड बैंक के कौन से मेंबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट। तो ऑप्शन आपके सामने IBRD, IDA, IFC, MIGA। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ही, दैट इज नन ऑफ द अबव। मतलब ये सभी के सभी जो है हमारे वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलैटरल सोर्स ऑफ लोन क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है, ताकि वर्ल्ड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव को डेवलप कर सकें। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IFC। सो फ्रेंड्स दिस वाज आवर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ टुडेज लाइव सेशन। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको इस प्रकार के वीडियोस डेली बेसिस पे चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको इसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियोज़ को लाइव देख सकें। और फ्रेंड्स यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं GIB से रिलेटेड। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपको डेली क्विज़ेस का जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहे और आप GIB एग्जामिनेशन से डे टू डे अपडेट रह रहे हैं। फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।